हेलो बच्चों, फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 के साथ। पार्ट नंबर 1 आई होप तुम लोगों ने इस चैप्टर का देख लिया होगा। पार्ट नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स हैं एंड मेनली यहाँ पे हम जो बात कर रहे होंगे वो हम बात कर रहे होंगे क्वांटम नंबर्स की, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है किसी एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर इस चीज की। और भी सारी चीजें हैं, इनको भी हम देखेंगे डिटेल में। ये सारी चीजें पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इन सारे टॉपिक्स के लिए तुम पार्ट 1 वाला वीडियो जाके देख सकते हो। उसका लिंक तुम्हें यहाँ ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखा होगा, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। राइट, सो फिलहाल के लिए हम लोग अभी पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और ये सारे टॉपिक्स देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम किस बारे में बात करने वाले हैं, जो थोड़ा सा मैंने तुम्हें लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले पार्ट में भी एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि अब जो हम एटॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं वो चलता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी तुम लोग क्लास 10 मैथ्स से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, वहां पे तुम लोग ये नहीं सोचते हो प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ में क्या काम है, बट प्रोबेबिलिटी एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाली है इस चैप्टर में। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस, ठीक है, किसी भी चीज के होने के या ना होने के चांस की हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है उसका। सो यहाँ पे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे मिलेगा हमें एग्जैक्टली कभी नहीं पता होता। राइट, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली अभी कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। लाइट की स्पीड कितना होती है तुम आइडिया नहीं लगा सकते हो। लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है तुम देख नहीं पाओगे। सन से अर्थ तक लाइट 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाती है, बहुत तेज लाइट की स्पीड होती है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड के ऑर्डर में रोटेट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है तुम्हारे न्यूक्लियस के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, हमें क्या पता? हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। हम यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो। तो जहां जहां हमने न्यूक्लियस, यानी बीच में न्यूक्लियस बना हुआ है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की आशंका है, प्रोबेबिलिटी है, वहां पे हमने पास पास डॉट ऐसे लगा दिए हैं। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ये हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया उसकी बात अभी आगे करेंगे। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा वहां पे है जहां पे हमें पास पास में डॉट दिख रहे हैं, और सबसे कम चांस इलेक्ट्रॉन के मिलने का कहां पे है? जहां पे तुम्हें इस पर्टिकुलर डायग्राम में ऐसे खाली जगह दिख रही होगी या फिर कम डॉट्स दिख रहे होंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस कम है। यहाँ पे बार बार मैं प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और चांस की बात कर रहा हूँ। सो एक्चुअली आज जो हम एटॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं दैट डील्स विद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे ही पूरा डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पे ज्यादा होगी हम कहेंगे हाँ इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे होगा, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही हमारा पूरा ये एटॉमिक मॉडल आज की डेट में डिफाइंड है। आज की तारीख में जो भी हम मॉडल फॉलो करते हैं, क्वांटम एटॉमिक मॉडल हम फॉलो करते हैं, और क्वांटम थ्योरी तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबिलिटी पे ही डिपेंड करती है। प्रोबेबिलिटी उसकी बैकबोन है। तो यहां भी ये कहती है द न्यूक्लियस इज नॉट अ लिटिल प्लैनेट, रादर द वे वी लुक एट एटम्स इज नाउ लाइक प्रोबेबिलिटी मैप। सो यहाँ पे हम प्लैनेट्स की तरह नहीं डिफाइन कर सकते अब इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस यानी कि सन है और चारों तरफ ऐसे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। पुराने टाइम पे एटम को ऐसा माना जाता था, बट आज के टाइम पे हम थोड़ा एडवांस हो गए हैं, एडवांस तरीके से एटम को देखते हैं। हम उसको एक प्रोबेबिलिटी के नक्शे की तरह डिफाइन करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन के होने की आशंका न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे ज्यादा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के अराउंड हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की आशंका है, प्रोबेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिफाइन करते हैं। उसके बाद सो वेयर द क्लाउड मेक्स अप रीजन्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स मे बी फाउंड। सो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है वहां पे वो एक बादल बना लेते हैं। सो यहाँ पे ही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे तुम इसको इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कह सकते हो एक तरह से। राइट, अब यहाँ पे ऑर्बिट्स उस तरह के नहीं है कि एक ऑर्बिट है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लैनेट की तरह चक्कर लगा रहा है। अब ऐसा केस नहीं है, अब बातें बदल गई हैं। सो क्लास 9th एंड 10th से हम ऊपर आ गए हैं क्लास 11th में। अब चीजें थोड़ा रियल लाइफ की तरफ, रियलिटी में जा रही हैं। सो यहाँ पे चलो पढ़ते हैं। सो इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाए हैं ऑर्बिटल्स का। अभी ऑर्बिटल्स के बारे में आगे और ज्यादा डिटेल में बात होगी, इसको मैं समझाऊंगा अभी 2 स्लाइड्स के बाद। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स की। अब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? ये पहले तो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 मेन होते हैं। फिर उसके बाद एक और क्वांटम नंबर भी होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी बात अभी मैं बताऊंगा क्या होती है। अब यहाँ पे ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं इसको तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम्हारे घर का एक एड्रेस होता है। पहले तुम अपने घर का मकान नंबर बताते हो, प्लॉट नंबर बताते हो, फिर उसके बाद किस एरिया में तुम लाया कर रहे हो वो एरिया
एरिया बताते हो, फिर अपना सिटी बता देते हो। तो वही चीज है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस बताना चाहें कि पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहा है, तो यहां पे हम उसका पता कैसे बताएंगे? हम पहले बताएंगे कि वो कौन से शेल में है, तो उसके लिए हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। पहले हमने उसका मेन सिटी बता दिया कहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर उसके बाद में हम थोड़ा अंदर जाते हैं, शहर के बाद हम एरिया बताते हैं। तो उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तुम्हारा क्या बताता है कि कौन से वाले सब शेल में, मतलब शहर के अंदर कौन से एरिया में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो हम सेकंड वाले क्वांटम नंबर की मदद से बता देते हैं। एड्रेस का दूसरा पार्ट हो गए। फिर एड्रेस का तीसरा हिस्सा हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है कि कौन से एग्जैक्ट गली में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा या कौन से मकान में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये बताता है तुम्हारा लास्ट नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये तुम्हारा एग्जैक्ट पता दे देगा। तो तीनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस निकालने के लिए। उसके बाद ये जो लास्ट वाला तुम्हारा क्वांटम नंबर है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो ये सारी बातें हैं, अभी हम इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि मेन कौन से शेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब मेन सिटी बताता है ये। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाइज द शेल नंबर, कौन से शेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। जैसे छोटे क्लासेस में 9th एंड 10th में तुम्हें बताया जाता है दैट कौन से शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल तुम्हारा K शेल होता है, फिर L शेल, फिर M शेल और N शेल। तो N इज इक्वल टू 1 शेल हो गया, N इज इक्वल टू 2 शेल नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो शेल के जो नंबर्स होते हैं बड़े वाले, ये सब तुम पढ़ चुके हो 9th 10th में कि ये ऐसे शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे। तो शेल का नंबर कौन सा वाला बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे हमें पता लगता है कौन से नंबर ऑफ शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें शेल का नंबर पता लग गया, हमें शहर पता लग गया। अब शहर में किस एरिया में इलेक्ट्रॉन है, ये बताता है हमारा अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताएगा, देखना यहाँ पे ईच शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब शेल्स। सब शेल्स वर्ड पे यहाँ ध्यान देना, इसको सब लेवल्स भी बोला जाता है, लेकिन सब शेल्स में यहाँ पे बार बार बोलूंगा। तो एक शेल के अंदर अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, देयर आर मल्टीपल सब शेल्स। सब शेल्स का मतलब एक शहर के अंदर मल्टीपल एरियाज होते हैं। जैसे मान लो लखनऊ है, लखनऊ के अंदर गोमती नगर भी है, लखनऊ के अंदर आलमबाग भी है, लखनऊ के अंदर चौक भी है। देयर आर मल्टीपल एरियाज। सो उसी तरह एक शेल के अंदर देयर आर मेनी सब शेल्स। तो ये क्या होते हैं देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा n इज इक्वल टू 1 हमारा शेल है, ये मेन हमारा शेल हो गया। सो इस शेल के अंदर देयर विल बी मेनी सब शेल्स। इसके अंदर एक सब शेल होता है, कौन सा, S सब शेल होता है। मान लो सेकंड वाले की बात करें, सेकंड n इज इक्वल टू 2, ये हमारा शेल नंबर हो गया। देन इसके अंदर कौन कौन से हमारे सब शेल्स होंगे, 2 के अंदर एक होता है S सब शेल और एक होता है P सब शेल। तो 2 सब शेल मिलते हैं हमें n इज इक्वल टू 2 के अंदर। मतलब जितना हमारा नंबर होगा, जितना हमारा नंबर ऑफ शेल होगा, उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ सब शेल्स मिलते हैं। उसी तरह अगर n इज इक्वल टू मैंने कह दिया 3, इस शेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 सब शेल्स होंगे। कौन कौन से, एक S हो जाता है, अगले वाले का नाम P हो जाता है, अगले वाले का नाम D हो जाता है। फिर उसके बाद चौथे की बात करें n इज इक्वल टू 4, सो यहाँ हो जाएगा एक S हो जाएगा, एक P हो जाएगा, एक D हो जाएगा और एक F हो जाएगा। सो ज्यादा ज्यादा 4 तक के हमें समझने हैं, इसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। सो फर्स्ट वाले में सिर्फ S होता है, 2 वाले शेल में हमारे 2 सब शेल्स होते हैं S और P, 3 वाले में SPD 3 सब शेल्स होते हैं, और चौथे वाले में हमारे SPDF ये 4 सब शेल्स पाए जाते हैं। अब इनकी नंबरिंग कैसे होती है, नंबरिंग देख लो। n इज इक्वल टू 1 में हमेशा नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं 0 में। जैसे जावा में तुम लोग पढ़ते हो, अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, जावा में इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं। भाई हमारी मर्जी, 0 से स्टार्ट कर देते हैं काउंटिंग। तो यहाँ पे भी अगर n नंबर ऑफ सब शेल्स हैं तो इनकी नंबरिंग 0 से करोगे तो n-1 तक ही तो जाएगा। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो सिर्फ हमारा एक सब शेल मिला और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 सब शेल। फिर उसके बाद ये इंडेक्सिंग समझ लो इसको। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 2 में 2 सब शेल्स मिले S और P, ये 0 हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला हो गया। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 3 में 3 सब शेल मिले S, P और D, इसके हमारा काउंटिंग क्या हो जाएगी इसकी, 0, 1 और 2। उसके बाद n इज इक्वल टू 4 की हम बात करें तो यहाँ पे 4 सब शेल हैं, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3। तो ये होता है, हर शेल में पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं जिनकी नंबरिंग हम इस तरह करते हैं। आई होप तुम लोग को ये समझ में आई होगी। तो मेन शहर के अंदर किस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये यहां तक हम पहुंच गए। तो चलो अभी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यूजिंग SPDF, जो मैंने नोटेशन तुम्हें बताया है सब शेल्स का कि हर शेल में इतने सब शेल्स होते हैं, इसी नोटेशन की मदद से हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इज
यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। यहाँ पे सबशेल होगा, एक्चुअली ये मिसप्रिंट है, दिस इज सबशेल। तो यहाँ पे हमें सबशेल की जानकारी देनी है कि कौन से सबशेल में हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखते हैं, पहला केस क्या बोला गया है, n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो जरा, सो दो वाले हमारे शेल के अंदर सबशेल कौन कौन से होंगे, S होगा, P होगा, S का नंबर 0, P का नंबर 1। सो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू 2 है। सो सेकेंड शेल की बात हो रही है, सेकेंड शेल के अंदर सबशेल कौन सा होगा, L इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 वाला तो S होता है, 1 वाला कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा। तो 2p सबशेल की यहाँ पे बात हो रही है। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा देख लो, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि n इज इक्वल टू 4 में 4 हमारे सबशेल्स होते हैं, 0 वाला S, 1 वाला P, 2 वाला D और 3 वाला F। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 में L इज इक्वल टू 0, तो चौथे शेल में 0 वाला सबशेल, 0 वाला सबशेल कौन सा होता है, S वाला होता है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, 0 वाला S है। ये तुम्हें दिमाग में रखना है, हर बार हमें बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 5 में L इज इक्वल टू 3, तो 5 मैंने बताया नहीं है बट कोई बात नहीं है। फिफ्थ यहाँ शेल के अंदर सबशेल कौन सा होगा, 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला कौन सा होगा, 0 वाला S होता है, 1 वाला P होता है, 2 वाला D होता है और 3 वाला F होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5F। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ना समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट में लिख के तुम लोग बता सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं। L इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, 0S, 1 हमारा होता है P, 2 हमारा होता है D। तो यहाँ पे 2 की बात हो रही है तो ये D हो जाएगा। ठीक है, तो SPD। यहाँ पे 3D की बात हो रही है, तो ये हमने सबशेल्स बता दिए अकॉर्डिंग टू दीज क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर को देख के हम एग्जैक्ट सबशेल बता सकते हैं। अभी हम और डेप्थ में जाएंगे। अभी शहर हो गया, शहर का एरिया हो गया, अब एरिया के भी अंदर कौन से एग्जैक्ट जगह पे हम रह रहे हैं वो हम निकालेंगे। तो इसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर रोल में आ जाता है, विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाम थोड़ा यहाँ पे हाईफाई लिए गए बट इसका सिंपल मतलब क्या हो जाएगा वो पढ़ते हैं। सो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यहाँ पे m इससे डिफाइन किया जाता है इस क्वांटम नंबर को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऐसे तुम समझ लो। अभी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, वो शेल के बारे में बता रहा था। फिर उसके बाद आया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो हमें सबशेल के बारे में बता रहा था। अब उस सबशेल के भी अंदर आ जाता है ऑर्बिटल। कौन से पर्टिकुलर ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा नंबर बताएगा, m वाला नंबर बताएगा। तो आई होप इतनी बात तुम लोग को अभी समझ में आ गई होगी। अब हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, हर सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो देखो हमारे सबशेल्स कौन कौन से होते हैं, S, P, D, F। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये हमारी L की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। भाई L इज इक्वल टू 0 होगा उसका मतलब S है, S सबशेल। फिर अगर L इज इक्वल टू 1 होगा उसका मतलब P सबशेल था, L इज इक्वल टू 2 मतलब D सबशेल और L इज इक्वल टू 3 इसका मतलब F वाला सबशेल। अब इस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसकी बात समझ लेते हैं। सो S वाला जो सबशेल होता है ये सिंपल होता है सबसे ज्यादा, ये सिर्फ एक सिंगल बॉक्स होता है, एक सिंगल बॉक्स। इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये m की वैल्यूज है, जो कि हमारा तीसरा वाला क्वांटम नंबर है। सो S वाला सबशेल हमारा सिर्फ एक ऑर्बिटल कैरी करता है, यानी कि सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा S के अंदर। फिर बात करते हैं P वाले की। तो P सबशेल के अंदर अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला अभी जैसे हमने देखा था 2l+1, जो तुम्हारा ऑर्बिटल्स का नंबर होता है L की वैल्यू पे इस तरह डिपेंड करता है, ध्यान रखना। यहाँ पे L का वैल्यू 0 रख दो, 2 × 0+1 एक ऑर्बिटल, तो S में एक ही ऑर्बिटल होगा। फिर उसके बाद L इज इक्वल टू 1 की बात करें, P सबशेल की बात करें तो इसमें रख दो 2 × 1 = 2 + 1 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो यानी कि P वाले में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह। यहाँ पे हो जाता है 0, ये हो जाता है -1, ये हो जाता है +1। नंबरिंग इस तरह होती है, इंडेक्सिंग यहाँ 0 से नहीं होगी। 0 हम बीच में लिखते हैं, लेफ्ट साइड माइनस में बढ़ते हैं और आगे राइट साइड हम प्लस में बढ़ते हैं, नंबर लाइन की तरह इसको समझ लो। सो P वाले सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल पाए जाएंगे। पहले वाले ऑर्बिटल का हमारा नाम होता है px, ये px ऑर्बिटल हो गया, और ये वाला हो जाता है py और ये वाला हो जाता है हमारा pz। ये इनके नाम है। अगर तुम नंबरिंग से देखना चाहो बीच वाला 0 होगा, आगे वाला +1, इधर वाला -1। बाकी नेमिंग वाइज अगर देखें नाम क्या होगा इनका, ये px हो जाता है, ये py हो जाता है, ये pz हो जाता है। ये नेमिंग करने का एक नोटेशन बना दिया गया है। फिर इसके बाद D वाले सबशेल की बात करते हैं। सो D वाले सबशेल में L का नंबर 2 हो जाता है, तो 2 × 2 = 4 + 1 कितना हो गया 5। यानी कि D वाले सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे।
सो डी वाला हमारा सबशेल कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें 5 बॉक्सेस बनेंगे या 5 ऑर्बिटल बनेंगे और पांचों के अपने अपने नाम भी होते हैं। पहले तो नंबरिंग देख लेते हैं। सबसे सेंटर वाला 0 होगा, आगे के हमारे पॉजिटिव में +1 +2 और इधर साइड नेगेटिव में चलेगा -1 -2। ठीक है, इसी में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब इनके नाम भी कुछ होते हैं, नाम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला वाला ऑर्बिटल हमारा होता है डी XY, सेकेंड ऑर्बिटल हमारा होता है डी YZ और उसके बाद थर्ड ऑर्बिटल का हमारा नाम होता है, ये हो जाएगा ZX। फिर उसके बाद अगला हमारा ऑर्बिटल होता है डी X² -Y² और लास्ट ऑर्बिटल का नाम होता है DZ²। ठीक है, ये कैसे आया इसके बारे में हमें नहीं जानना है, ये नेम्स होते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के। अभी आगे हम वीडियो में बात करेंगे इनके शेप्स के बारे में। फिलहाल के लिए इतना हम समझ लेते हैं कि डी वाले सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे जिनका अलग अलग नाम भी होता है। नेम्स चाहो तो याद कर लो, चाहो तो नहीं भी याद करोगे तब भी बोर्ड के एग्जाम में काम चल जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग समझ लेना, 5 यहाँ खाने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 0 से नंबरिंग स्टार्ट होगी, आगे की तरफ पॉजिटिव में जाएगी, इधर की तरफ माइनस में जाएगी। 5 यहाँ पे बॉक्सेस हमें बनाने हैं डी वाले ऑर्बिटल के अंदर। फिर चलो एफ की भी बात कर लेते हैं। एफ में नेम्स हमें नहीं समझने हैं। एफ वाले सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे एफ वाले का नंबर कितना है 3, ये हो जाएगा 2 3 6 +1 7। सो एफ सबशेल अगर यहाँ पे कहीं हमें बनाना पड़ता है तो यहाँ पे कितने खाने होंगे, 7 बॉक्सेस होंगे, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स होंगे एफ में। सो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। बीच का नंबर 0 हो जाएगा, इधर +1 +2 +3 और इधर का नंबर -1 -2 और -3। सो ये हो जाते हैं हमारे ऑर्बिटल्स। ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं जिसके अंदर हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, अभी यही हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। सो आई होप इतनी बात तुम लोग को समझ में आई होगी, समझ में आ गई हो तो चलो बढ़ते हैं अभी आगे और बात करते हैं अपने लास्ट क्वांटम नंबर की, जो कि होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, so these two orientations are distinguished by the spin of quantum numbers which can take values of +½ और -½ इसकी वैल्यू बेसिकली 2 ही होती हैं, या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। इनका मतलब क्या है, +½ अगर वैल्यू है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा हाई स्पिन में है, इलेक्ट्रॉन इज इन हाई स्पिन यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और -½ का मतलब होता है लो स्पिन यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, +½ है तो अप की तरफ और डाउन है -½ है तो इस तरह डाउन की तरफ डाउन एरो शो कर देते हैं। और यहाँ पे इनका एक और भी मतलब हो सकता है कि अगर +½ है इसका मतलब है हमारी क्लॉकवाइज स्पिन हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है वो क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन। और अगर डाउन एरो है या फिर -½ वैल्यू है इसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सो यहाँ पे ये हमें इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। सो ये चौथा क्वांटम नंबर हमें एड्रेस नहीं बताएगा, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि एक ही बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ वाला है कि नीचे की तरफ वाला है, बस। सो यहाँ पे ये चारों चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये चारों नंबर्स हैं और ये किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो चलो इसी के ऊपर बेस्ड अभी ये क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, डेजिग्नेट द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। मतलब हमें बताना है कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके बारे में बताना है। अगर ये सारी डिटेल्स यहाँ हमें दे रखी हैं तो देखते हैं। n = 2 है, l = 0 है, मतलब सेकेंड शेल है यहाँ पे, और l = 0 मतलब यहाँ पे बात हो रही है s वाले सबशेल की। और यहाँ पे m = 0, भाई s वाले सबशेल में तो एक ही खाना होगा, एक ही बॉक्स होता है, तो वहां पे m = 0 हो गया। और s = +½ है, इसका मतलब अप स्पिन वाला हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे, भाई सेकेंड हमारा सबशेल है, ये हो गया, इसके अंदर s हमारा ऑर्बिटल हो गया। सो 2s यहाँ पे सबशेल है, इस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है तो यहाँ पे सिंपल s हम बताएंगे। सो 2s ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है और जिसकी स्पिन कितनी है, +½ सो 2s, ऐसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इज इन 2s ऑर्बिटल हैविंग, कैसा स्पिन है हमारे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर की तरफ यानी कि +½ स्पिन कैरी कर रहा है, हैविंग क्लॉकवाइज स्पिन, हैविंग क्लॉकवाइज स्पिन। सो हम इस तरह अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देंगे इन चारों क्वांटम नंबर्स को देख के। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला भी करते हैं। यहाँ पे दिया है n = 3, l = 1। n = 3 का मतलब तीसरा हमारा ऑर्बिट है, l = 1 के मतलब यहाँ पे सबशेल हमारा 1 वाला है। 1 वाला कौन सा होता है, 0s के लिए, 1 हमारा p के लिए। तो l = 1 का मतलब p वाला सबशेल। अब p वाले सबशेल में 3 खाने होते हैं, यहाँ पे मैंने तुम लोग को बताया था इस तरह,
P वाले सबशेल में 3 बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे ये M होता है तुम्हारा M0 +1 -1 जो भी वैल्यू दिया होगा। सो P वाले में देखो M इज इक्वल टू दिया है +1, सो P वाले के अंदर M इज इक्वल टू +1 का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो P वाले बॉक्स में, P वाले सबशेल में M इज इक्वल टू +1 का मतलब क्या है, PZ की यहाँ बात हो रही है। नंबर को हम देखेंगे M के, और यहाँ पे M के नंबर के हिसाब से हम बताएंगे कौन सा वाला एग्जैक्ट ऑर्बिटल है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px होता है, Py होता है और Pz होता है। सो यहाँ के हिसाब से हमारा +1 अगर वैल्यू था तो Z की बात हो रही है, तो यहाँ पे +1 है, इसका मतलब PZ की बात हो रही है। तो बस यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, दैट हमारा इलेक्ट्रॉन है 3pz के अंदर, थर्ड वाले ऑर्बिट में pz वाला ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, +12 का मतलब हाई स्पिन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन इज इन कौन सा वाला, 3pz, तो ये हो जाएगा 3pz ऑर्बिटल, 3pz ऑर्बिटल में है, और स्पिन कैसा है हमारे इलेक्ट्रॉन का, हाई स्पिन है, हैविंग, चाहे हाई स्पिन लिखो चाहे क्लॉकवाइज स्पिन लिखो, बात एक ही है, हैविंग क्लॉकवाइज स्पिन। सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है n इज इक्वल टू 1, ये 1 दे रखा है। सो n इज इक्वल टू 1 मतलब पहले ऑर्बिट में, l इज इक्वल टू 0 मतलब s वाले सबशेल में, फिर उसके बाद m इज इक्वल टू 0 मतलब पहले ही ऑर्बिटल, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल हमेशा होता है, ध्यान रखना। तो 1s के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, -12, यानी नीचे एरो वाला, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इज इन कौन से में, फर्स्ट ऑर्बिट में, s वाला सबशेल है और इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, m इज इक्वल टू 0, तो 1s के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, हैविंग, यहाँ पे डाउन है, -12, सो हैविंग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तुम यहाँ पे लो स्पिन भी कह सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी कह सकते हो, सो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो आई होप ये तीनों पार्ट्स तुम लोगों को समझ में आए होंगे। चलो इसके बाद इसी के ऊपर बेस्ड एक और भी क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स स्टेट विच आर पॉसिबल। तो यहाँ पे इन सारे क्वांटम नंबर्स में हमें ये बताना है कि कौन कौन से सेट ऑफ नंबर्स पॉसिबल हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे भी सेट्स होंगे जो पॉसिबल ही नहीं होंगे बनाना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो हमारा ऑर्बिट होता है, पहला वाला जो हमारा शेल होता है, उसके अंदर s आता है सिर्फ, तो मान लो हमें पहले शेल के अंदर s के अलावा और कोई सब शेल दे दिया तब, तो वो गलत हो जाएगा। तो यही चीज हमें यहाँ आइडेंटिफाई करनी है और बताना है कौन सा वाला यहाँ पे करेक्ट क्वांटम नंबर का सेट है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन कौन से सेट पॉसिबल है। पहले तो ये बताएंगे एक्सप्लेन व्हाई अदर्स आर नॉट परमिटेड, फिर कौन से नहीं परमिटेड है उनका रीजन भी देना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं। चलो पहले तो यहाँ पे दे रखा है n इज इक्वल टू 1, ठीक है, पहला वाला शेल है, l इज इक्वल टू 0, इसका मतलब s वाले की बात हो रही है, ठीक, m इज इक्वल टू -1। अब s वाले के अंदर m इज इक्वल टू -1 कहाँ होगा भाई, s वाला हमारा जो ऐसे है ये s होता है, ये s हमारा है, s के अंदर सिर्फ एक ही तो होता है 0, -1 +1 तो कुछ नहीं होता इसके आगे पीछे। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। फर्स्ट वाले में s के अंदर m इज इक्वल टू -1 वाला ऑर्बिटल है ही कहाँ, वहां पे तो सिर्फ एक ही बॉक्स है 0 वाला, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, यानी कि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कह देंगे, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा हमारा, दैट 1s के अंदर हमारा -1 वाला ऑर्बिटल होता ही नहीं है, s के अंदर सिर्फ 0 होता है, -1 होगा ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट में l इज इक्वल टू 0 s है यहाँ पे, फिर m इज इक्वल टू 0 है, ये भी ठीक है, m इज इक्वल टू 0 हमारे s में होता है, फिर उसके बाद s इज इक्वल टू -12, डाउनवर्ड स्पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो जाएगा, इट इज पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 1s के अंदर, s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, तो 1s के अंदर डाउन स्पिन वाला हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इज इन 1s ऑर्बिटल, और स्पिन कैसा है, हैविंग -12, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का पता निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन हमने ढूंढ लिया पूरा उसका एड्रेस से। अब यहाँ पे इसके बाद सी पार्ट देखते हैं। सो सी पार्ट में है n इज इक्वल टू 2, सेकेंड शेल है, l इज इक्वल टू 3, 3 का मतलब 0 1 2 s p d f, तो 3 का मतलब यहाँ पे हो गया f, यहाँ पे ये f की बात कर रहा है। तो पहला सवाल तो मेरा यही है
क्या सेकंड वाले के अंदर F वाला हमारा सबशेल होता है? नहीं होता है। देख लो क्या होता है, फर्स्ट वाले में हमारा सिर्फ S होता है, n इज इक्वल टू 2 में हमारा क्या होता है, S, P होता है, थर्ड वाले शेल में हमारा S, P और D होता है, और चौथे वाले में हमारा S, P, D और F सबशेल सारे होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, सो यहाँ पे F हमारा 2 के अंदर तो पाया ही नहीं जाता, 2 के अंदर सिर्फ S और P पाए जाते हैं। सो यहाँ पे ये हो जाएगा रॉन्ग, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो F सबशेल प्रेजेंट इन सेकेंड नंबर ऑफ शेल। तो सेकेंड शेल में F वाला हमारा सबशेल होता ही नहीं है, ये हमारा रीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला D देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 है, तीसरे में L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारा P वाला, L इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे तीसरे में P वाले की बात हो रही है, M इज इक्वल टू 1 है, P वाले में देखो 3 खाने होते हैं, S के बाद P वाला जो होता है इसमें 3 बॉक्सेस होते हैं, ये 0 होता है, ये +1 होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 दे रखा है, यानी कि आगे वाले की बात हो रही है। आगे वाले को बोलते क्या है, ये Px है, ये Py है, ये Pz है। P नहीं लिखा है मैंने, Px, Py, Pz। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 का मतलब Pz हो गया, और आगे दे रखा है -½ स्पिन। सो यहाँ पे ये पॉसिबल होगा, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो जाएगा वो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन इज इन कौन से वाले में, 3p, और ये कौन सा है, z। सो ये हो जाएगा 3pz ऑर्बिटल हैविंग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो 3pz ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है हैविंग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा है n इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 0, क्या n इज इक्वल टू 0 जैसा कोई शेल होता है? नहीं होता है, 1 से शेल का नंबर स्टार्ट होता है, तो यही हमारा गलत हो गया। सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, देयर इज नो शेल n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 नाम का कोई शेल होता ही नहीं है। फिर उसके बाद अगला n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0। तो 2 में L इज इक्वल टू 0 मतलब S वाले की बात हो रही है। M इज इक्वल टू 0 है, S में एक ही होता है, ऊपर वहां बना हुआ है, तो यानी कि ये भी सही है। S इज इक्वल टू -½ सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल हैं, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा S, और एक ही ऑर्बिटल है। सो 2s में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन हैविंग डाउनवर्ड स्पिन। सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इज इन 2s ऑर्बिटल हैविंग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो आई होप ये आइडेंटिफाई करना तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो। इसके ऊपर मैं अलग से फिर कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। बाकी आई होप समझ में आ गया होगा ये निकालना। एग्जाम में बहुत ज्यादा पेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये चीज पूछी जाती है। क्वांटम नंबर्स को देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वो किस तरह का स्पिन वहां पे शो कर रहा है, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी हम बात कर लेते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है दैट तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा किसी भी एटम का। तुम्हें एक एटम दे दिया जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, कभी कभी एग्जाम में एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है। सो वहां पे तुम्हें उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना होता है, यानी कि ये बताना होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल में फिल्ड हैं। 9-10 में हम क्या बताते थे, 2-8-18 वाला रूल यूज करके वहां पे हम कन्फिग्रेशन लिख देते थे। लेकिन क्लास 11th एंड 12th में अब हम और ज्यादा गहराई में उतर के ये बताएंगे कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अभी हम देखते हैं इसको। तो इस फिलिंग के लिए बेसिकली 3 रूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम रूल्स की बात करेंगे, फिर मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। सो यहाँ पे 3 रूल्स हमारे होते हैं। फर्स्ट रूल इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बताता है, ये रूल ये कहता है दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब है कि कोई भी 2 हमारे अगर इलेक्ट्रॉन हैं, पूरे एटम में 2 कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। भाई हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक अलग एड्रेस है। अगर मान लो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं तो एक का अप स्पिन होगा, एक का डाउन स्पिन होगा। सो हर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर अलग अलग होते हैं। यही है तुम्हारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बताता है कि हर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का जो सेट होता है वो डिफरेंट होता है, कोई ना कोई यहाँ पे अलग होगा क्वांटम नंबर। हर इलेक्ट्रॉन अपने में यूनिक होता है। यहाँ पे ये इस तरह भी तुम बता सकते हो दैट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। यानी कि इनका ये भी कहना है, तुम इसको ऐसे भी बता सकते हो
दैट जो भी एक ऑर्बिटल होगा, जो मैंने बॉक्स बनाए थे वो ऑर्बिटल्स थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, हाई स्पिन रख रहा होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे डाउनवर्ड स्पिन रखेगा। तो एक तरह से ये रूल हमें ये भी बता रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम नहीं फिल कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट रूल। फिर इसके बाद फिलिंग का दूसरा रूल क्या बताता है? इट इज हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहां पे ये क्या बताता है, पढ़ते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल belonging to the same subshell P, D or F does not take place until each orbital belonging to that subshell has gone one electron in each. That is, it is singly occupied. इसका मतलब क्या है, इसको सिंपली समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास में p ऑर्बिटल ये है, ये हमारा सबशेल हो गया पूरा p वाला, इसके अंदर px ऑर्बिटल होगा, py ऑर्बिटल होगा, pz ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरने आएंगे, फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, सो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा, फिर उसके बाद ऐसे भर गया, फिर ऐसे भरा, फिर ऐसे भर गया, ऐसे भर गया और ऐसे भर गया। ये गलत तरीका है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे नहीं होती है। सो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके हर ऑर्बिटल में भरेंगे अलग अलग, सिंगल। पहले सारे अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर उसके बाद में जब सिंगल सिंगल सब कमरे भर जाएंगे, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक होटल है, शादी के लिए बुक किया गया है, कई गेस्ट वहां पे गए हैं। अब पहले तो हर गेस्ट यही चाहेगा ना कि अपना एक सिंगल हम कमरा लें, तो वही इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले तो अलग अलग सिंगल सिंगल हर एक ऑर्बिटल में फिल हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जब कोई कमरा और खाली नहीं रहता, कोई और रूम खाली नहीं रहता है, तब जाके मजबूरी में वो शेयरिंग करते हैं और उसके बाद में हर ऑर्बिटल में ऐसे पेयर हो जाते हैं, यहाँ पर से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। सो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरेंगे पूरे ऑर्बिटल्स में, उसके बाद में उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये कौन सा रूल बताता है? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले अकेले अकेले भरेंगे, अकेले अकेले रूम को ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद में उनकी शेयरिंग होगी, राइट। इसके बाद तीसरा रूल देखते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो कोई भी काम नहीं होगा, विच इज ऑफबाउ प्रिंसिपल। मोस्ट टीचर्स ये सबसे पहले बताते हैं, मैंने इसको सबसे आखिर में रखा है बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसको अगर नहीं जानोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। समझते हैं इसको। यहां पे है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होती है? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ये कीवर्ड याद रखना। कैसे फिलिंग होती है? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है वैसे फिलिंग होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वही सेम लेते हैं, बारात गई है होटल में रुकने ठहरने, अब वहां पे हर पर्सन क्या चाहेगा? यही चाहेगा कि हम ग्राउंड फ्लोर वाला रूम पहले ऑक्यूपाई करें। सो सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी लेवल वाला कमरा ऑक्यूपाई किया जाता है। सो वही चीज तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के टाइम भी होती है। भाई जो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, जहां आसानी से इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, पहले वहां जाके ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर उसके बाद हायर वाले एनर्जी पे जाएगा ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद उससे ज्यादा हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो जहां आसानी से जा सकता है वहां पहले जाएगा। तो यही ये रूल समझाता है कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल हम कैसे निकालेंगे? तो इसका एक तरीका होता है, हम क्या करते हैं, इस तरह लाइन से लिख देते हैं, पहले 1s फिर 2s फिर 2p, 3 के 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5 के 5s 5p 5d 5f, और भी होंगे इसमें 6x 6p 6d और 7s 7p। फिर उसके बाद यहाँ पे एरो को बनाने का तरीका समझना, हम यहाँ पे 1 से ऐसे एरो को लाते हैं नीचे, फिर उसके बाद कर्व लाके फिर पीछे ले जाते हैं, फिर 2s में ऐसे आएगा, फिर उसके बाद फिर से एरो को पीछे ले गए, फिर यूं बनाया। इस तरह डिजाइन हमको बनाना है। अब ये एरो जैसे जैसे फॉलो कर रहा है वैसे वैसे हमको इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पता लगता जाएगा अलग अलग ऑर्बिटल्स का। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, 2p के बाद किस में जाएगा? 3s में, 3s के बाद 3p में। ये तो सीक्वेंस चल रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p। लेकिन 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा। इस 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर उसके बाद 4s के बाद में जाता है 3d में, 4s के बाद फिलिंग होगी 3d की, फिर 3d के बाद किस में जाएगा? 4p में जाएगा, 4p के बाद उसी तरह 4d में नहीं जाने लगता इलेक्ट्रॉन, 4p के बाद 5s में जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर 5s के बाद अगली बारी हमारी आती है 4d की। तो इस तरह हम फिलिंग करते हैं। अभी इसी रूल का हम यूज कर रहे होंगे फिलिंग करते समय, तो इस रूल को हमें दिमाग में रखना है। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे हम लोग फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं ताकि तुम लोग को भी आइडिया लगे किस तरह फिलिंग की जाती है। देखो यहाँ पे है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब वो बच्चों वाला कन्फिग्रेशन हमें नहीं लिखना है 2 8 18 वाला, वो 9 10th में होता है सिर्फ। अब हमें बताना है प्रॉपर कन्फिग्रेशन, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे, सबसे पहले Na11
सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो यहाँ पे फिलिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की, देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा हो गया 1s, फिर 1s के बाद हमारा 2s, 2s के बाद 2p, p थोड़ा बड़ा होता है, ये हो गया 2p, 2p के बाद हो जाएगा 3s, ये हो गया 3s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद 3p, 3p तक हमारा काम हो जाएगा अभी के लिए। ये मैंने सारे ऑर्बिटल बना लिए। अब फिलिंग देखना कैसे होती है इसमें, यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा फिर हो जाएगा कहाँ एस में, फिर दूसरा, ये एक सिंगल तो भर ही गया है, फिर उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर हो जाएगा इसी के साथ, पहले सिंगल भरा फिर उसके बाद पेयरिंग हुई, ये मैंने फर्स्ट रूल यूज किया है। फिर उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, वो 2s में जाएगा, ये हो गया तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसमें आके फिल हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली, बचे कितने, 4 माइनस कर दो इसमें से, बचे हमारे 7 इलेक्ट्रॉन अभी और भरने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और गया, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और गया, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और गया, इस तरह फिलिंग होगी। ध्यान रखना यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऐसे मत करना यहाँ पे भरा फिर यहाँ भर दिया, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 गिन लो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, बचा एक इलेक्ट्रॉन, 11 थे। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो जाएगा 3s में। अब इसके बाद और फिल करने के लिए कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है हमारे पास, तो बस फिलिंग हमारी हो गई। अगर इसी चीज को हमें वर्ड्स में लिखना हो, यहाँ कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 2, वो लिखते हैं पावर में 1s2। फिर उसके बाद 2 में कितने भरे हैं 2s में, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2s2 हो गया। 2p, p में कितने भरे हैं 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स p में भरे हैं जो कि 6 होते हैं। फिर उसके बाद s में कितने भरे हैं, 3s में 1 है, आगे हो जाएगा 3s1। सो इस तरह हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। सो आई होप फिलिंग तुम लोग को समझ में आई होगी। अभी इसके बाद हम लोग मैग्नीशियम की फिलिंग करते हैं। चलो सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज है, अब इसमें मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, फिर से क्या होगा सेम इसी तरह फिलिंग हम करेंगे। पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर उसके बाद इसके बाद अगला बारी आती है हमारी 2s की, तो उसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, अभी भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। फिर उसके बाद में 2p6, p में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, कितने बचे अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें और भरने हैं। तो लास्ट में देखो यहाँ तक सब भर जाएंगे, उसके बाद लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो s में जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3s2। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है ना, वो ऐसे ही होती है कि लास्ट वाले शेल में यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यही हमारे वैलेंसी फॉर्म कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब इसी तरह एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, पहले 1s2 में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर इसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 3 बचे, यहाँ पे 13 थे टोटल। ये किस में जाएंगे, फिर उसके बाद s वाले में 2 चले जाएंगे, 2 चले गए, 1 बचा सिर्फ। अब यहाँ पे 1 किस में जाएगा, s में फिल होने के बाद बचता है p, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा p वाले में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3p1, हो गई फिलिंग। आई होप सिंपल वाले समझ में आ गए होंगे। सो अब इसके बाद हम थोड़ा बड़े एटॉमिक नंबर्स में जाते हैं, बिकॉज इसी में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। अब जैसे मान लो हमने थोड़ा बड़े एटॉमिक नंबर का एक आइटम लिया जो कि है क्लोरीन 17 वाला, देखते हैं कैसे फिल होगा। देखो तरीका वही है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे s वाले में, 1s2 हो गया, s वाला सबसे पहले फिल होगा 1 वाला, फिर उसी तरह 2s फिल होगा, 2s2 हो गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 फिल हो गए। फिर इसके बाद जाएगा हमारा 2p में, p में कितनी मैक्सिमम जा सकते हैं, 6 फिल हो गए जाके p में। सो 2 + 2 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए, बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स को और फिल करना है। p के बाद क्या आता है, 2p खत्म, इसमें p ही होंगे, फिर उसके बाद 3s आता है, s में 2 जाएंगे, फिर इसके बाद हम फिल करेंगे 3p में। अब जरा यहाँ काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ऐसा मत करना 3p6 लिख देना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 हैं, 2 6 4 10 हो गए, 10 2 12 हो गए, तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, 12 फिल हो चुके हैं, बच कितने रहे, बच यहाँ पे रहे 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं, किस में जाएंगे, p में जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएगा 3p5। किस तरह फिलिंग होगी मैं लास्ट वाला करके बता रहा हूँ। जो p वाला हमारा होगा, ये है p वाला, तो यहाँ पे p वाले में फिलिंग कैसे होगी, लास्ट में देख लो, पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी 1 और 2, तो 1 हमारा अनपेयर्ड यहाँ बच जाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल तुम्हारा बचा होता है। सो इस तरह हम कॉन्फ़िगरेशन शो कर देंगे किसका,
क्लोरीन का। फिर एक और यहाँ पे करके देखते हैं किसका, टाइटेनियम का। चलो फिल करते हैं इसको, तुम लोग भी कर सकते हो साथ में। ये हो जाएगा 1s2, फिर उसके बाद 2s में जाता है, 2s2 हो गया, पूरा पूरा भर गया। फिर उसके बाद 2p6, ये भी पूरा पूरा भर जाएगा, अभी इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्योंकि। फिर उसके बाद में 22 भरने हैं, कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं, 22 यानी कि 12 अभी बच रहे हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा 3s2, 3s में जाएगा 2p के बाद, कितने हो गए, 10 बचे अब। फिर उसके बाद 3p6, 6 मैंने पूरे पूरे भर दिए बिकॉज मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब गिन लो कितने हो गए, 6 4 10, 2 12, 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। बच कितने रहे, 4 बच रहे हैं, 22 में से 18 माइनस कर लो। अब 4 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हमारे 3p के बाद। ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से 3p के बाद कहाँ जाना है, 3d में नहीं भेजना है, 3p के बाद हमें इलेक्ट्रॉन भेजने हैं 4s में। ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, उसके बाद भी अगर बचेंगे तब वो जाएंगे 3d में। सो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 3p के बाद कितने बच रहे हैं हमारे पास, 6 4 10, 2 12, 6 18, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। पहले जाएगा हमारा 4s में, 4s2, और उसके बाद में हमारा जाएगा किसमें, 3d में। 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 3d में चले जाएंगे। काउंट कर लो, 22 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 2 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरह फिल हो जाएंगे। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे 3p के बाद हमने 3d में पहले फिल नहीं करा, पहले हमने फिलिंग करा 4s की, क्योंकि इसके बाद एनर्जी लेवल आता है 4s वाले का। फिर 4s के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे वो जाएंगे हमारे 3d वाले में। सो आई होप ये बात समझ में आई होगी तुम लोग को। कहीं कहीं किसी बुक में क्या होता है, 3d को लिख पहले दिया जाता है। सो अगर यहाँ पे इसको आगे पीछे लिख दिया जाए, अगर मान लो इसको ऐसे लिख दें, इसको मान लो ऐसे लिख दें 3d2 और उसके बाद 4s2, तो ये भी गलत नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन में तुम लिख आगे पीछे सकते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान यही रखना है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह लिख दिया है कि जब हम फिलिंग कर रहे होंगे तो 3p के बाद 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब 4s भर जाएगा तब भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तब वो जाएंगे किसमें, 3d में, यानी कि अगले एनर्जी लेवल वाले में। ये एनर्जी लेवल का सीक्वेंस निकालते कैसे हैं, ये इस डायग्राम से निकालते हैं जो कि तुम्हारा ऑफ प्रिंसिपल से आता है। ठीक, चलो इसके बाद एक और कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। नेक्स्ट इज Fe26, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। चलो यहाँ पे फिलिंग कैसे होगी देखना ध्यान से। यहाँ पे हो जाएगा 1s2, 2s2, फिर 2p6, ये 3 तो आसान है, आई होप समझ में आ गए होंगे अभी तक। फिर उसके बाद कितने बच रहे हैं, 6 4 10, अभी बच रहे हैं 16 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, अभी काफी आगे जाना है। फिर उसके बाद 2p के बाद किस में जाएगा, 3s में, 3s2 हो गया, फिर 3p6, और यहाँ पे हमने 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 18 हो गए। कितने बच रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन और अभी भरने हैं। कैसे होंगे, यहाँ पे 3p के बाद अगला जाएगा 3d में नहीं जाएगा, जाएगा किस में, 4s में। तो 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, 2 और भर गए, अभी 6 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हमारे 3d में। 3d में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं, याद रखना। d की कैपेसिटी होती है, 5 बॉक्सेस होते हैं, पांचों में 2 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 6 हैं, तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को भेज देंगे। काउंट कर लो कितने हो गए, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26, 26 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 26 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह भर दिए हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो नीचे कमेंट में लिख के बेशक पूछ लेना। चलो इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि तुम्हारे कोर्स में है, ये काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, दैट स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स। कभी कभी क्या होगा, जब हम फिलिंग कर रहे होंगे, कभी कभी कोई ऑर्बिटल आधा फिल होगा या कंप्लीटली फिल होगा, या मान लो नहीं हो रहा होगा, तब भी हम उसको कंप्लीटली या हाफ फिल कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, बिकॉज जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे या हाफ फिल्ड सबशेल्स होंगे या फिर फुली फिल्ड सबशेल्स होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जब सबशेल हमारा स्टेबल होगा तो एटम भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने पढ़ा है कि एटम्स स्टेबिलिटी की तरफ ही भागते हैं, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं आपस में, स्टेबिलिटी के लिए। तो जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वही होगी यहाँ पे रियल में। तो यहाँ पे जब हम फिलिंग कर रहे होंगे, कोई भी ऑर्बिटल आधा भर रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन के डालने से, सिर्फ एक की शिफ्टिंग हम कर सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन लाके हाफ फिल कर दोगे या फुल फिल कर दोगे। एक इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करने से अगर कोई एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके किसी भी ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड या कंप्लीट फिल्ड कर सकते हैं। तो इसका अभी हम एक केस देखते हैं। चलो यहाँ पे अब हम फिलिंग करने वाले हैं किसकी, क्रोमियम की। यहाँ पे क्रोमियम में फिल करेंगे तो यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है। फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले हो जाएगा 1s2, फिर उसके बाद
2s में जाएंगे 2s2, फिर उसके बाद p में जाएंगे 2p6, कितने हो गए 6 4 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2p के बाद 3s2, फिर 3p में जाता है 3p6, ये हो गए तुम्हारे 6 4 10 2 12 6 18 हो गए, यहाँ पे 6 और भरने हैं। फिर उसके बाद जाएगा 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा, जाएगा किसमें 4s में 4s2, और उसके बाद कितने बच रहे हैं, यहाँ पे बच रहे हैं हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारा 3d4। तो होना तो ये चाहिए कायदे से, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होती है। यहाँ पे क्या होगा इसको देख लो करेक्टली, यहाँ पे 3p में भरने के बाद में मैं सिर्फ 4s और 4d बना लूँ, ये मान लो हमारा 4s है और ये मान लेते हैं हमारा 3d है, बनाने को मैंने इसे बना दिया है, ये हमारा मान लो 3d है, इस तरह कुछ ऐसा केस हमारा बन रहा है। और यहाँ पे मैंने जैसी फीलिंग यहाँ लिखी है, ये क्या है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएंगे, फिर d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 2 3 4 इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज लेस स्टेबल, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज लेस स्टेबल। इसलिए क्या होता है यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में पहुंचने के लिए एटम क्या करता है, एटम अपनी स्टेबिलिटी देखता है। देखो एटम बहुत मतलबी है, उसको कोई ऐसा कंडीशन चाहिए जहां पे वो ज्यादा स्टेबल फील करे। तो यहाँ पे एटम कहता है नहीं, जरूरी नहीं है मैं कानून फॉलो करूं, मैं रूल्स को फॉलो करूं, मुझे यहाँ पे एस का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी वाले में ले आओ तो मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन एस में जाने की जगह, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एस में दिखाई दे रहे हैं ना, पहले चले गए थे, तो यहाँ पे एटम कहता है कि नहीं एस वाला इलेक्ट्रॉन हटाओ, एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे मिल रहा है और डी वाला मेरा कंप्लीट हो जा रहा है, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जा रहा है पूरा पूरा, तो मुझे डी में ही एक इलेक्ट्रॉन ला के दे दो और मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा, ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल के अपना स्पिन चेंज करके ये इसी में फिल हो जाएगा जाके हाई स्पिन के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एंड यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। सो हमारा ये क्या बन गया, दिस इज हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड सबशेल, हाफ फील्ड सबशेल। तो हाफ फील्ड सबशेल इज मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा। तो हम वहां पे क्या करेक्शन करेंगे, वहां पे अब एस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे और D में 5 आ गए, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 4s1 और 3D में कितने बच रहे हैं, D में हमारे 5 हो गए हैं, सो ये हो जाएगा 4s1 और 3D 5। सो आई होप ये बात तुम लोगों को समझ में आई होगी। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई भी ऑर्बिटल हमारा हाफ फिल्ड हो जा रहा है या कंप्लीटली फिल्ड हो जा रहा है, वहां पे ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन नया क्या हो जाएगा, 3p6 के बाद 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, जाने 2 चाहिए थे नॉर्मल केस में, बट यहाँ पे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेजने से 3d5 ये हमारा हाफ फील्ड हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन लेंगे 4s1 और 3d5। ये क्रोमियम में होती है एक्सेप्शन, याद रखना। याद कैसे रखना है, क्रोमियम एक्सेप्शन याद रख लोगे तो पता रहेगा। क्रोमियम के केस में हाफ फील्ड वाला केस बनता है, तो वहां पे हमको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी हर एटम की फिलिंग में सारे रूल्स फॉलो होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे हाफ फील्ड सबशेल ज्यादा स्टेबल है, सो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एंड ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होता है। तो चलो अभी इसी तरह कॉपर का एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉपर के केस में वो एक्सेप्शन आता है, अभी हम इसको निकालते हैं। देखो यहाँ पे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 29 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले 1s2 होगा, फिर 2s2 होगा, फिर 2p6 होगा, इतना तो हम लोग कर लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 19 और बचे हैं। फिर उसके बाद 3s2 में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, बचे 17, फिर उसके बाद 3p6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और भर गए, बचे 11 इलेक्ट्रॉन और। फिर उसके बाद हमारा 3p के बाद जाता है 4s में, 4s2 हो जाएगा, कितने बचे हमारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तुम काउंट कर सकते हो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन भर गए, 9 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, 29 भरने थे। तो 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे 3d में, और 3d हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। सो 9 इलेक्ट्रॉन हमारे d में चले गए। अब होना तो कायदे से ऐसा चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखो ये हमारा d वाला ऑर्बिटल, 3d वाला, इसको मैं बना देता हूँ सही से, ये d हो गया, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4s वाला। अब यहाँ ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे जब फिलिंग हुई तो मैंने कहा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरह, और d में कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 के बाद 6 7 8 और 9, ये हो रहा है। तो यहाँ पे एटम कहता है कि ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो मैं कम स्टेबल फील कर रहा हूँ, क्या करो, s का एक इलेक्ट्रॉन लाके
डी वाले ऑर्बिटल में मेरे पुट कर दो तो मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। एटम को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। याद रखना, एटम स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। तो एटम कहता है कि फिलिंग जो तुम एस में पहले कर रहे थे, पहले ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां का निकाल के डी में ले आओ, डी वाला ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और मैं ज्यादा स्टेबल फील करूंगा, ज्यादा मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। सो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एस के अंदर गया था, ये यहां ना जाके कहां जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आके एडजस्ट हो जाता है और हमारा डी वाला ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है। सो यहां से इलेक्ट्रॉन ये जो था ये यहाँ के निकल गया, इसको यहाँ पे कट कर देते हैं, ये यहाँ से निकल गया और ये ट्रांसफर होके कहाँ पे आ गया? ये हमारा डी वाले ऑर्बिटल में इस जगह आ जाता है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल या फुल्ली फिल्ड सबशेल, ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, फुल्ली फिल्ड सबशेल इज मोर स्टेबल। सो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे बदलेगा? देखो एस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये कहाँ आ गया? डी में, डी हमारा कंप्लीट फिल्ड हो गया। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमारा बदल जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी तुम लोग को, दैट हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। सो सबशेल जब स्टेबल होगा तो हमारा एटम भी ज्यादा स्टेबल होगा। सो इसीलिए ये स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे फॉलो करेगा। सो दो केसेस याद रखना, एक तुम्हारा क्रोमियम में होता है ये, एक होता है क्रोमियम में, ये दो एक्सेप्शंस हैं, क्रोमियम में और दूसरा है कॉपर में। सो क्रोमियम और कॉपर इन दोनों की जब फिलिंग करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी और कोई एटम है वहां सिर्फ नॉर्मल रूल से फिलिंग की जाएगी जो कि मैंने तुमको बता दी है। तो चलो अभी इन दोनों एटम्स की फिलिंग करके देखते हैं। यहाँ पे नॉर्मल रूल के हिसाब से ही करेंगे, यहाँ हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला केस नहीं लगेगा। चलो बड़े बड़े नंबर्स की हम यहाँ पे फिलिंग कर लेते हैं, थोड़ा तुम लोग को और आइडिया लग जाएगा। एक मैं करूंगा, एक तुम लोग को होमवर्क दूंगा, वो तुम लोग ट्राई करना। यहाँ पे Fe26 आयरन की फिलिंग करते हैं। चलो ये हो जाएगा 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, 16 बचे। उसके बाद में 3s2, फिर 3p6, कितने हो गए? 6 2 8, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और बचे। फिर उसके बाद 3p के बाद जाएगा 4s में, तो 4s2, फिर उसके बाद 3d। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 6 बच रहे हैं, काउंट कर लो। ये हो जाएगा 2 + 2 4 + 6 10 2 12 6 18 2 20। 6 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे तुम्हारे? इसमें 3d6 में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन इसका। अब यहाँ पे तुम सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकाल के हम इसको हाफ फिल्ड कर दें, वो नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन अगर भरने से अगर हमारा ये हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड हो रहा होता तो वो हम करते। तो यहाँ नॉर्मल रूल लगेगा, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलो अब अगला करते हैं निकल वाला, या फिर ये काम करना तुम लोग करना। इसका कॉन्फ़िगरेशन नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग बताना, निकल लिख देना कमेंट में और आगे कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है। चलो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन और गोल्ड का। या एक काम कर सकते हो, जिंक का भी तुम लोग कर लेना। मैं बड़े वाले एटॉमिक नंबर का बताता हूं कि ज्यादा जब बड़ा नंबर होगा तो वहां कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, इसका मैं समझा देता हूं, इसका अपने आप से तुम लोग ट्राई कर लेना। चलो गोल्ड का करते हैं, ऑरम मतलब गोल्ड। सो गोल्ड का यहाँ पे एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा है, 79 है। इसको फिल करते हैं, अगर ये कर ले गए तो बाकी सारे भी कर ले जाएंगे। इसको करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, अभी बहुत ज़्यादा हमें फिल करना पड़ेगा। 2p के बाद आ जाएगा हमारा 3s2, फिर उसके बाद 3p6, 3p6 के बाद आएगा 4s2, फिर उसके बाद 3d10। इतने करने के बाद कितने बच रहे हैं वो देखते हैं। 2 + 2 4, 6 + 4 10, + 2 12, + 6 18, + 2 20, + 10 30। 30 फिल हो गए, बचे कितने? 79। 79 - 30 भी बहुत सारे बचे हैं। यहाँ पे 9 49 अभी और फिल करने हैं, फिल करते हैं। चलो अब 3D के बाद कौन सा आएगा? ऑब्बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से 3D के बाद 4p आएगा, फिर 5s आएगा। 4p 5s, फिर उसके बाद 4d। सो 3D के बाद हमारा 4p आएगा, फिर उसके बाद 5s आएगा। कितने कितने भरेंगे इसमें? 4p में 6 जाएंगे, 5s में 2 आएंगे, फिर इसके बाद हमारा कौन सा आएगा? 4d। 4d में 10 जाएंगे। देख लो कितने भर गए। यहाँ पे हो गए 2 + 2 4, + 6 10, + 2 12, + 6 18, + 2 20 30 36 38 48 48 हो गए। तो 48 भर दिए हैं। कितने बच रहे हैं? 1 31 और भरने हैं, तो और आगे भरते हैं। 4d के बाद हमारा क्या आएगा? 4d के बाद हमारा हो जाएगा 5p 6s, फिर उसके बाद 4f, फिर इसके बाद 5p, आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5p 6s और फिर 4f भरते हैं। 4d 10 के बाद 5p 6, फिर 6s2 और 4f में, f में कितने जाते हैं? 7 खाने होते हैं, यहाँ पे 14 जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कितने हो गए। ये हो जाएगा 2 + 2 4, + 6 10, + 2 12, + 6 18, + 2 20
30, 36, 38, 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा 54, 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 14, तो 56 प्लस 14 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 70, तो 70 भर गए हैं। अभी कितने बचे हैं 79, 9 और बचे हैं, तो 9 और कहाँ जाएंगे, 4f के बाद हमारा कौन सा आता है देख लो, 4f के बाद हमारा है 5d, 4f के बाद 5d में भरना है, सो 5d में अब फिल हो जाएगा पूरा, सो 9 बचे थे 5d में भर देते हैं उनको, ये हो जाएगा 5d 9 इसमें भर जाएंगे, सो ये हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप ये कॉन्फ़िगरेशन फिल करना तुम लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, अभी मैं बताता हूँ ये करेक्ट नहीं है एक्चुअली, ठीक है, इसको भी सही करते हैं। तो ये फिलिंग तो हमने कर दी, लेकिन फिलिंग करने के बाद में एक चीज अगर हम ध्यान देंगे, इसको हम प्रॉपर तरीके से अगर लिखें, इस तरह लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर उसके बाद 3p वाले, उसके बाद 3p के बाद 3d वाला टर्म लिख देते हैं ये, फिर 4 वाले टर्म लिख देते हैं 4s2 4p6 फिर 4d10, यहां तक भी ठीक है। 4d के बाद हमारा देखो 4f भी आ रहा है, तो 4f भी लिख देते हैं 4f14, फिर उसके बाद पांचवें शेल के हम लिखेंगे सारे एक साथ, ये हो जाएगा 5s2, फिर उसके बाद 5p6, फिर उसके बाद 5d9, फिर इसके बाद में हमारा 6x भी है तो 6s2, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो ध्यान से देखने पे अगेन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमको दिखाई दे रहा है, क्या 5d9 है और 6s2 है। अगर सीक्वेंस में लाएं, देखो फिलिंग हम ऐसे करते हैं, लेकिन प्रॉपर देखने का तरीका क्या होगा, हम एक नंबर वाले ऑर्बिटल सब एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे इस तरह मैंने कर दिया, तो 5d के बाद 6s है और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 5d में 9 है, तो अगर यहाँ पे बॉक्सेस के फॉर्म में बनाए सो 5d कैसा बनेगा, ये 5d कुछ इस तरह का होगा, 5 इसमें खाने होंगे इस तरह, एक और बना देते हैं यहाँ पे, ये 5d मान लो हमारा हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ये भरे हुए हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9, यहाँ पे कुछ इस तरह का केस है 5d, और इसके आगे हमारा 6s प्रेजेंट है, आगे होगा हमारा 6s, 6s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एटम क्या कहेगा, एटम वही बात कहेगा कि मुझे ज्यादा स्टेबल बनना है और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये आगे वाला एक इलेक्ट्रॉन लाके मेरे डी में फिल कर दो, और डी वाला हमारा सबशेल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, सबशेल स्ट्रांग होगा तो मैं भी स्ट्रांग हो जाऊंगा। सो यहाँ पे 6s वाला इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा कहाँ, यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म। सो यहाँ पे नया कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन विल बी, यहाँ पे ये 2 हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा लास्ट में, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये फिल हो जाएगा कंप्लीट 10। सो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये हमारा होगा, दिस वन जो ऊपर वाला है दिस इज इनस्टेबल, सो ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड प्रॉपर जो हमारा करेक्ट फॉर्म होगा, स्टेबल वाला वर्जन होगा, वो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसको हम फॉलो करेंगे, राइट। सो आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। खैर इतना बड़ा एग्जाम में तुम्हारे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है ताकि तुम लोग को ये समझ में आ जाए कि बड़े वाले जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं उनका भी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखा जाता है, राइट। चलो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हो तो वहां पे ये बातें तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। चलो समझते हैं इसको। सो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एक्चुअली वीडियो की शुरुआत से ही हम इसी मॉडल के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ गहराई वाली चीजों की बात करेंगे जो कि है एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अभी तक हम देख रहे थे, जो px py pz वगैरह हम देख रहे थे, d के ऑर्बिटल्स हम देख रहे थे 5-5 आ रहे थे, s का ऑर्बिटल हम देख रहे थे सिंगल, वो ऑर्बिटल्स हैं क्या एक्चुअली। सो एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हमारा एक होता है रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल विच इज नोन एज साई। तो यहाँ पे फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली एक वेव फंक्शन होता है। ये वेव फंक्शन किसने दिया था, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रोडिंगर, और उन्होंने ही इस वेव फंक्शन को दिया था। ये बेसिकली मैथमेटिकल एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन दैट इज साई स्क्वायर at that point. Psi square is also known as probability density and is always positive. So यहाँ पे ये क्या फाइंड करता है फंक्शन,
प्रोबेबिलिटी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था दैट अब जो एटॉमिक मॉडल हम पढ़ते हैं वो पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिफाइंड है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा हम एग्जैक्टली कभी नहीं बता सकते, हम उसके होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा हम ऑर्बिटल डिफाइन कर देते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है? एक 3D स्पेस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा मिल सकता है, कहाँ ज्यादा चांसेस हैं उसके मिलने के, वही उसका हो जाता है ऑर्बिटल। मान लो एक पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा मिल सकता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल तुम न्यूक्लियस के चारों तरफ की उस स्पेस को बोलोगे, 3D स्पेस को कहा जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की आशंका ज्यादा होगी। उन पर्टिकुलर क्वांटम नंबर्स का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस जगह ज्यादा मिल सकता है, वही हमारा क्या हो जाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एन एटम it is possible to predict the region around the nucleus where the electron will be most probably be found। मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकते, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हमें कहाँ चांसेस है वहां इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सो कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन। ये है। सो यहाँ पे इसी फंक्शन को सॉल्व करके कुछ स्पेसेस बनाए गए हैं। सो एस वाला जो ऑर्बिटल होता है, इसी फंक्शन से हमने जब कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटीज निकाली तो एस वाला ऑर्बिटल हमें कुछ इस शेप का मिलता है। फिर उसके बाद बात करें पी वाले ऑर्बिटल की। पी के ऑर्बिटल्स कौन कौन से थे? 3 थे। पी में 3 बॉक्सेस हम बनाते थे, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। px वाला ऑर्बिटल देखने में कुछ ऐसा लगता है, py वाला ऑर्बिटल हमें y एक्सिस में कुछ इस तरह देखने को मिलता है, ये इस तरह है, x एक्सिस में ये इस तरह बना हुआ है, फिर y एक्सिस में ये इस तरह बना हुआ है, ये तुम्हारा ओरिजिन है। फिर उसके बाद z की बात करें तो ये z एक्सिस में बना हुआ है इस तरह, ये है तुम्हारा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। फिर उसके बाद हम d ऑर्बिटल की अगर बात करें सो d ऑर्बिटल थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो d ऑर्बिटल कुछ इस तरह का देखने में लगेगा, dxy ऐसा होता है, dyz ऐसा होता है, dxz ऐसा होता है, dz स्क्वायर कुछ इस तरह का होता है z एक्सिस में, और उसके बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्पेस हमारा ऐसा होता है। सो ऑर्बिटल बेसिकली है क्या? वो एक 3D स्पेस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D में अगर स्पेस तुम देखो, रीजन देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वही तुम्हारा ऑर्बिटल हो जाता है। अब यहाँ पे और मैंने तरीके से बना दिया है, एस ऑर्बिटल कुछ ऐसा लगेगा स्फेयर शेप का, फिर पी ऑर्बिटल हमारा कुछ इस तरह होता है। जिस एक्सिस के पी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, पी एक्स ऐसा हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, पी वाई एक्सिस पे इस तरह बनता है, पी जेड एक्सिस पे इस तरह बनता है। ये 3D स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मिल सकता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। फिर उसके बाद डी ऑर्बिटल की बात करें सो डी ऑर्बिटल हमारा इस तरह होता है, dxy ऐसा बनेगा, dxz इस तरह का बनेगा, dyz इस तरह का बनेगा। अब मेरे पास 3D यहाँ पे मॉडल होता तो उसकी हेल्प से ज्यादा बेटर मैं तुमको समझा सकता था, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तुम इनके शेप्स को यहाँ पे देख सकते हो। इन शेप्स की जरूरत तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पड़ेगी, बिकॉज वहां पे इन सब के बारे में पूछा जा सकता है, राइट। आई होप इतनी बातें तुम लोग को समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे 2 होमवर्क क्वेश्चंस है तुम लोग के लिए, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो एंड इन क्वेश्चंस के आंसर तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। जब तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट में लिखोगे, कमेंट में बताओगे, तभी तो मुझे पता लगेगा कि वीडियो में तुम लोग ने यहाँ तक वीडियो को देखा है और मैं तुम लोग की और आगे भी हेल्प कर पाऊंगा, राइट। सो इसके बाद अब हम लोग मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो अगर तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर भी देखना है सो इसके लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिल जाए। सो तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो या फिर कोई राय देनी हो तो उसे तुम मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे मैसेज करके सेंड कर सकते हो। सो इसी के साथ चलो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।